नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित कहानी देवघर की स्मृतियाँ। शरत चंद्र जी की अन्य कहानियाँ और उपन्यास का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। इसके अलावा एंड स्क्रीन पे भी मैं इनकी कहानियों का लिंक दे दूंगी, पर इसके अलावा इनके कई उपन्यास और कहानियां हमारे चैनल पे अपलोड है। इधर आप या तो प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं, इनके अलग अलग उपन्यास हैं, नहीं तो इनके ब्लॉग मैंने अपने ब्लॉग में इनके सारे उपन्यास और कहानियों का लिंक दे रखा है। उस ब्लॉग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां जा कर के इनके अन्य उपन्यास तथा कहानियाँ सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देवघर की स्मृतियाँ। डॉक्टरों के आदेश अनुसार वायु परिवर्तन के लिए देवघर जाना पड़ा। चलते समय कवि गुरु की एक कविता बार बार याद आने लगी। कवि गुरु मतलब तो यहाँ समझ ही गए होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर जी। औषधे डॉक्टरे ব্যাধিরচে आदि हॉल बड़ो করলে যখন অস্থি জর্জর লক্ষণ বললে हवा बदल कर। अगर डॉक्टर की दवाई से भी बीमारी बढ़ती जा रही है तो उसके लिए हमें हवा बदल करनी चाहिए। इस कविता का मतलब हुआ, हवा बदलने से क्या लाभ होता है सभी जानते हैं, फिर भी लोग जाते ही हैं और मुझे भी जाना पड़ा। मैं 4 दीवारियों से घिरे हुए एक मकान में रहता हूँ। पास के किसी मकान से एक महाशय रात के 3 बजे से फटे बांस की आवाज की तरह बेसुरे राग से भजन गाना शुरू कर देते हैं। नींद उचट जाती है और खींचकर बाहर बरामदे में आकर बैठ जाता हूँ। धीरे धीरे भोर हो जाती है। पक्षियों का कलरव शुरू हो जाता है। सबसे पहले कोयल पक्षी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। सुबह होने के पहले ही सब शोर मचाने लगते हैं और फिर धीरे धीरे बुलबुल, शामा, गोरैया और कौवे आदि भी जंगल के आम के पेड़ों और मेरे मकान के नींबू के वृक्ष पर, सड़क पर स्थित पीपल के पेड़ पर शोर मचाने लगती हैं। यद्यपि किसी को देख नहीं पाता था, फिर भी लगता जैसे इन सबको पहचानता हूँ। पीले रंग के 2 पक्षी नित्य देर से आते हैं और दीवार के पास वाले चीड़ वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर आकर हाजिरी दे जाते हैं। अचानक 2 दिनों तक वे दोनों नहीं आए। मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि वह कहीं किसी ने उन दोनों को पकड़ तो नहीं लिया। इधर व्याध भी काफी है, पक्षियों का ही तो रोजगार करते हैं। व्याध माने शिकारी। लेकिन तीसरे दिन उन्हें यथास्थान देकर संतोष हो गया। इस तरह सुबह समाप्त हो जाती है। शाम के समय गेट के बाहर सड़क के एक और आकर बैठ जाता हूँ। टहलने की शक्ति मुझ में नहीं है, इसलिए जो लोग टहलते रहते हैं उनकी और हसरत भरी निगाहों से देखता रहता हूँ। टहलने वालों में अधिकतर मध्यम वर्ग के पुरुष और नारी ही थे। उनमें कुछ के पैर फूले रहते थे, जिसे देखते ही समझ जाता था कि बेरी बेरी के रोगी हैं। अपनी इस कमजोरी को छिपाने के लिए उन्हें कष्ट सहना पड़ता है। जबकि सर्दी का मौसम नहीं है, फिर भी अपने फूले हुए पाँव को ढकने के लिए ये मोजा पहनते हैं। किसी की धोती जमीन लथेड़ती है, इससे चलने में उन्हें कष्ट हो रहा है, फिर भी लोगों की नज़रों से वे अपने आप को बचाना चाहते हैं। मुझे सबसे अधिक दुख होता था एक दरिद्र लड़की को देखकर। रोग मुक्त होकर भी पैदल चलकर पुनः खोई हुई शक्ति को प्राप्त कर लेगी और तब पति पुत्र वाली गृहस्थी में जाकर अपने नारी जीवन को सार्थक करेगी। मैं अपनी जगह पर बैठा यही सब सोचा करता। एक बंगाली लड़की से अधिक क्या कामना कर सकती है। मैं मन ही मन आशीर्वाद देते हुए कामना करता कि वह स्वस्थ होकर अपने घर वापस चली जाए। जिन 3 लड़कों ने उसकी जीवन शक्ति का शोषण कर लिया है, उन्हें जीवित रखने के लिए उसमें आत्मबल और शक्ति पैदा हो जाए। यह किसकी लड़की है, किसकी बहू है, नहीं जानता, लेकिन यह लड़की हमारे देश के उन असंख्य लड़कियों का प्रतीक बनकर मेरे मन में जो एक लकीर खिंच गई, वह कभी मिट ना सकेगी। मेरे साथ एक जवान मित्र निस्वार्थ सेवा करने के लिए आए हुए थे। कोलकाता में बीमारी के समय जैसा देखा था, ठीक वैसा ही यहाँ भी पाया। अक्सर वह कह उठता, चलिए भाई साहब कहीं टहल आया जाए। मैं कहता, तुम टहलाओ, मैं यहीं बैठा रहूँगा। वह असहिष्णु होकर कहता, आपसे अधिक उम्र के व्यक्ति तो चहलकदमी कर रहे हैं, अगर आप टहलेंगे नहीं तो भूख कम लगेगी ना। मैं कहता, पर बेकार का घूमना मुझे नहीं पसंद।
वे नाराज होकर अकेले ही चले जाते, लेकिन जाते समय मुझे सावधान कर दिया करते। अंधियारा होने के पहले वापस आ जाइएगा, नौकरों से लालटेन मंगवा लीजिएगा। इधर करेज सांप अधिक है, कहीं बदन पर पैर पड़ गया तो ढेर नहीं। उस दिन मित्र साहब कहीं गए हुए थे। शाम का समय था, कुछ लोग भोजन का समय हो गया है समझकर तेजी से अपने घर की ओर जा रहे थे। संभवतः वे सभी लोग व्याधि से घिरे हैं और शाम होने के पहले ही अपने दरबे में प्रवेश कर जाते हैं। उन लोगों के चलने की गति देखकर मुझे भी जोश आ गया। सोचा चलो चलो कुछ दूर टहल ही आऊं। उस दिन काफी देर तक टहलता रहा। अंधकार समीप होने के कारण घर की ओर ज्यों ही रवाना हुआ तो देखा पीछे पीछे कुत्ता भी चला रहा है। मैंने उससे कहा, क्या है रे, मेरे साथ चलेगा? अंधियारे रास्ते का तू ही तो साथी बन जा। वह दूर खड़ा अपनी पूंछ हिलाता रहा। समझ गया उसे मेरा प्रस्ताव स्वीकार है। फिर मैंने कहा, अच्छा आ मेरे साथ। कुछ दूर आगे बढ़कर प्रकाश के सामने देखा, वह दुबला पतला वृद्ध सा है। बदन पर अधिकांश जगहों पर बाल नहीं है और कुछ लंगड़ा कर चल रहा है। अपनी जवानी के समय शायद शक्तिवान रहा होगा, संदेह नहीं। उसी कुत्ते से बातचीत करता हुआ मैं घर के सामने आ गया। दरवाजा खोलकर मैंने कहा, आओ भीतर आओ, आज तुम मेरे अतिथि हो। वह बाहर खड़ा अपनी पूंछ हिलाता रहा। भीतर आने का साहस नहीं हुआ। तभी नौकर लालटेन लेकर आया। दरवाजा बंद करते देख मैंने कहा, आज दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं। अगर वह कुत्ता आए तो उसे कुछ खाने को दे देना। 1 घंटे बाद जब पता लगाए तो मालूम हुआ कि कुत्ता भीतर नहीं आया, ना जाने कहाँ चला गया। दूसरे दिन सवेरे बाहर आकर देखा, दरवाजे के पास ही अतिथि महोदय खड़े हैं। प्रत्युत्तर में मेरी ओर देखते हुए पूछ हिलाने लगे। मैंने कहा, आज अवश्य भोजन करना, बिना खाए मत जाना, समझे? इस प्रश्न के उत्तर में वह बराबर पूंछ हिलाने लगा। मैं समझ गया वह राजी है। रात के समय नौकर ने आकर सूचना दी कि कल वाला कुत्ता बाहर बरामदे में आकर बैठा है। रसोइये को बुलाकर मैंने कहा, आज वह मेरा अतिथि है, उसे भरपेट भोजन दिया जाए। दूसरे दिन पता चला कि अतिथि महोदय मौजूद हैं। आतिथ्य की मर्यादा उल्लंघन कर आराम से बरामदे में पड़े हैं। फिर भी मैंने कहा, खैर रहने दो, उसे भरपेट भोजन अवश्य दिया जाए। मुझे यह ज्ञात था कि नित्य काफ़ी भोजन फेंक दिया जाता है, इससे किसी को आपत्ति नहीं होगी, लेकिन आपत्ति थी और वह भी भयंकर आपत्ति। हम लोगों के बड़े भोजन के हकदार थी बागीचे की मालिन। मुझे यह बात नहीं मालूम थी। मालिन देखने में जवान है, खूबसूरत है और भोजन के संबंध में संत है। नौकरों का झुकाव उस पर अधिक है। फलस्वरूप मेरा अतिथि उपवास करता है। शाम के समय जब टहलने निकलता हूँ तो नित्य उसे सड़क पर पहले से ही स्वागत में खड़ा देखता हूँ। चलते चलते पूछता है, क्यों भाई, आज गोश्त कैसा बना था? उसकी हड्डियों में तुम्हें स्वाद मिला या नहीं? उत्तर में उसे पूंछ हिलाते देख मैं समझ गया गोश्त उसे पसंद आया था। मुझे यह नहीं मालूम था कि मालिन ने उसे बगीचे से खदेड़ दिया है, अब बाग में घुसने नहीं देती। फलस्वरूप बेचारा सड़क पर मेरी प्रतीक्षा में खड़ा रहता। इस कार्य में मेरे नौकरों का भी हाथ था। अचानक दरवाजे पर छाया देखकर मैं चौंक उठा। देखा मेरे अतिथि महोदय सामने खड़े होकर पूंछ हिला रहे हैं। दोपहर होने के कारण सभी नौकर सो गए हैं, इसलिए हजरत चुपचाप कैसे ऊपर तक चले आए हैं। सोचा शायद 2 दिन से दिखाई ना पड़ने के कारण मुझे देखने के लिए चला आया है। कहा, आओ दोस्त चले आओ। लेकिन वह आगे नहीं आया। पूछा, खा पी चुके? क्या क्या खाया? अचानक उसकी आंखों की छोर पर पानी दिखाई पड़ा। लगा जैसे मेरे पास फरियाद लेकर आया है। चिढ़कर मैंने नौकर को आवाज़ दी। दरवाज़ा खुलने के साथ ही मेरा मित्र भाग गया। नौकर के आने पर पूछा, आज कुत्ते को खाना नहीं खिलाया था? जी नहीं, मालिन ने उसे भगा दिया। खाना जो बचा था उसका क्या हुआ? मालिन सब उठा ले गई है। चिल्लाहट सुनकर मेरे मित्र महोदय आंखें मीचते हुए ऊपर आए। कहा, भाई साहब, आप भी अजीब तमाशा करते हैं। इंसान को तो भरपेट भोजन मिल नहीं रहा और आप कुत्ते के लिए परेशान हो रहे हैं। मित्र महोदय जानते हैं कि इस अकाट्य युक्ति का कोई जवाब नहीं। मैं चुप रह गया। इसकी किसकी फरियाद किसके द्वारा वहाँ पहुँचती है, उन्हें कैसे समझाऊं? समझाना और समझना मेरे बूते का कार्य नहीं है। खैर जो भी हो, मेरे अतिथि को बुलाया गया और उसे बरामदे के कोने में जगह दे दी गई। आज सुबह से सामान वगैरह बांधा जा रहा था। दोपहर को गाड़ी जाती है। गेट के सामने बैलगाड़ी आई, उस पर सभी सामान लाद दिया गया। मेरे अतिथि महोदय आज बहुत व्यस्त रहे। कुलियों के साथ दौड़ दौड़ कर खबरदारी कर रहे थे, कहीं कोई सामान छूट ना जाए। उसका उत्साह सबसे अधिक था।
टिकट खरीद लिया। माल असबाब गाड़ी पर चढ़ा दिया गया। तभी मेरे मित्र ने आकर सूचना दी कि गाड़ी छूटने वाली है। जो लोग मुझे पहुंचाने आए थे सभी को इनाम दिया गया, सिर्फ मेरे अतिथि को नहीं दिया गया। गर्म हवा के झोंकों से आंखों में अंधेरा छा गया। उस अंधकार में मैंने देखा स्टेशन के बाहर फाटक के पास अतिथि महोदय खड़े एकटक देख रहे हैं। गाड़ी चल पड़ी। वापस लौटने के लिए मेरा मन व्याकुल नहीं था, सिर्फ रह रहकर यही याद आ रही थी कि आज मेरा अतिथि जब वापस जाएगा तो देखेगा कि लोहे के फाटक वाला दरवाज़ा बंद है। अब उसके भीतर प्रवेश करना मुश्किल है। 2 दिन तक इधर उधर टहलता रहेगा। शायद शायद सुनसान दोपहर में दीवार फांद कर भीतर आकर मेरी तलाश करे, फिर जहाँ से आया था वहीं वापस चला जाएगा। शायद उससे तुच्छ जीव शहर में कोई नहीं है। फिर भी देवघर की स्मृति में उसे स्मरणीय बनाने की इच्छा से मैंने ये कहानी लिख दी।